Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of Western political thought called Mao Zedong. आज हम माओ जेडोंग जो एक चाइनीज फिलोसोफर, थिंकर, एक एक्टिविस्ट है, उनके बारे में जानेंगे डिटेल्स में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Okay. So Mao Zedong was born on Hunan province, China. So Mao Zedong जो है वो चाइना में जो ह्यूमन प्रोविंस बोलकर एक जगह है वहां पर वो पैदा हुए थे. ओके. Mao was impressed with the revolutionary and dialectical thought of Buddhism and Taoism. जो माओ है उस वक्त चाइना में जो बुद्धिस्ट, चाइना मेनली बुद्धिज्म के ऊपर है, सो वहां पर जो बुद्धिज्म है एंड ताओइज्म है उसका जो थिंकिंग है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे. मतलब जो रिवोल्यूशनरी थॉट थे चाइना में, जो ताओइज्म का डायलेक्टिकल जो थिंकिंग थे, उसके द्वारा बहुत ज्यादा माओ इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे. ओके. सो बुद्धिज्म एंड ताओइज्म दोनों चीजों की मेल उनके अंदर है. ओके. Mao was also impressed by the Bolshevik revolution of Russia and Mao prepared for the revolution in China. सो माओ जब पैदा हुए थे तब चाइना में एक कॉलोनियल रूल था. ओके. सो इस कॉलोनियल रूल के वक्त उनको एक उनके अंदर एक रिवोल्यूशनरी थॉट जगा, और वो कहाँ से आया? वो रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1917 में जो हुआ, उससे माओ बहुत ज्यादा इम्प्रेस और प्रभावित थे, और माओ चाहते थे कि चाइना में भी ऐसा ही एक आंदोलन हो जिससे कि चाइना फ्री हो जाए और वो कॉलोनियल रूल से मुक्त होकर एक फ्री सोसाइटी, फ्री रूल कर पाए. ओके. सो माओ इम्प्रेस थे एक दिख में बुद्धिज्म, दूसरे तरफ ताओइज्म, और उधर जो रशिया का जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन है इनसे. ओके. नेक्स्ट 1954 to 59 माओ चेयरमैन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. माओ जो थे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो चाइना के चेयरमैन थे, सबसे बड़े पद में थे 1954 से 59 तक. ओके. सो माओ के बारे में और देखते हैं. So Mao was also studied Marx and Lenin's all works. He also studied the past history of China and fully acquainted himself with the miserable political and economic condition of Chinese people in general and peasantry in particular. So Mao ने क्या किया? उस परिस्थिति में, चाइना के उस परिस्थिति में उन्होंने मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, उनके बुक्स को पढ़ा, उनके बारे में जाना, कैसे रशिया में आंदोलन हुआ उसके बारे में जाना, और उसके साथ साथ चाइना का पास्ट हिस्ट्री कैसा है, चाइना कैसा सोसाइटी है, चाइना में क्या कैसा समाज है, उसके बारे में डिटेल जाना, और दोनों चीज को उन्होंने मिला दिया. दोनों चीज के साथ एक्वेंटेड हुए, परिचित हुए, जाने एक दूसरे के. और जो चाइना का जो तब परिस्थिति था, जो प्रेजेंटरी कृषि को लेकर या जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दुर्दशा थी, उसके साथ वो एक्वेंटेड हो गए, परिचित हो गए. वो जानने लगे कि चाइना का परिस्थिति कैसा है, चाइना का अवस्था कैसा है, किस अवस्था में हम रह रहे हैं. सो इस परिस्थिति में चाइना के बारे में डिटेल वो जानने लगे कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना के बारे में वो डिटेल जानने लगे. और इसी के साथ वो क्या करने लगे? मार्क्स और लेनिन को पढ़ने लगे, और दोनों चीजों को, चाइना को और मार्क्स के लेनिन के वर्क्स को, उनके थिंकिंग्स को, दोनों को मिला दिया. ओके. सो माओइज्म क्या है? माओइज्म इज इक्वल टू मार्क्सिज्म प्लस लेनिन्स थॉट प्लस माओ थॉट. माओइज्म ऐसा एक चीज है जहां पर मार्क्सिज्म है, मार्क्स के जो थिंकिंग है, थ्योरीज है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है वो है, जो लेनिन के रिवोल्यूशनरी थॉट है वो है, और उसके साथ माओ के जो अपने थॉट है, जो चाइना का जो परिस्थिति है, सबको मिलाकर एक थॉट है, वो है माओइज्म. ओके. नेक्स्ट, Mao see that during 19th century, China was confronted with the changes and problems by the foreign powers, and it affected China's internal situation worstly. माओ 19th सेंचुरी के पहले पैदा हुए थे, तो उन्होंने देखा जो चाइना जो है वो कॉलोनियल रूल है, जो फॉरेन पावर्स थे वो चाइना के सिचुएशन को बहुत ओर्सली अफेक्टेड कर रहे थे, जो इंटरनल सिचुएशंस को कंट्रोल में ला रहे थे, बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था. चाइना का जो इंटरनली पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो एकदम टूट गया.
सो इस सिचुएशन में चाइना क्या कर रही है कि चाइना का जो सिचुएशन है वो एकदम खराब हो गया। ओके, सो चाइना का जो सिचुएशन और 19th सेंचुरी में वो प्रॉब्लम के पास आ गया और फॉरेन पावर्स से चाइना का जो इंटरनल सिचुएशन एकदम खराब की तरह। ओके, एट दिस टाइम माओ बिगेन टू फॉर्म हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। इसी वक्त जब इन चाइना का जो इंटरनल सिचुएशन खराब था, तब माओ ने अपना जो थिंकिंग है उसे फॉर्म किया, बनाया, उस थ्योरी को लाए। Next, Mao understood that what is required for China, so Mao want to arouse nationalist feeling among Chinese people, particularly on peasants. So Mao ने समझा कि चाइना के लिए क्या जरूरत है इस वक्त चाइना को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। सो माओ ने उस वक्त समझा चाइनीज की सिचुएशन को, चाइना के सिचुएशन को, और वहां पर वो चाइना में नेशनलिस्ट फीलिंग को लाने की कोशिश की। चाइना में कैसे और नेशनलिज्म लाया जाए इसके बारे में सोचा। ओके, और इसके लिए वो किसके ऊपर फोकस किया? पेजेंट्स के ऊपर, मतलब जो काम कृषि करते हैं, जो खेती करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि चाइना का जो सोसाइटी है वो बेस्ड कोई वर्कर के ऊपर नहीं था, वो पेजेंट्स के ऊपर था। so, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम पेजेंट्स के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगा दें तो चाइना बहुत जल्दी फ्री हो सकती है, क्योंकि वो एक मेजर पावर है हमारे चाइना की। so, इसलिए उन्होंने पेजेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया और नेशनलिस्ट फीलिंग उनके अंदर जगाने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट, Mao understand that only through revolution China can achieve freedom and emancipation. माओ ने मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा और देखा कि रशिया में जैसे रिवॉल्यूशन आया चाइना में भी आ सकता है। सो अगर चाइना को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए फॉरेन पावर से, सो एक ही उपाय है, वो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के थ्रू ही माओ देख पा रहे हैं कि चाइना फ्री होगा। ओके, अब देखते हैं माओ के कुछ बुक्स एंड आर्टिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है ऑन न्यू डेमोक्रेसी जो 1940 में पब्लिश्ड हुए। नेक्स्ट है ऑन प्रैक्टिस जो 1937 में। नेक्स्ट है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन जो 1937 में। नेक्स्ट है ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर जो 1937 में। नेक्स्ट है ऑन कोalition गवर्नमेंट 1945। नेक्स्ट है ऑन प्रोटेक्टेड वॉर 1938। ये सारे बुक्स माओ ने लिखी है। ओके, सो ये बुक्स माओ के रिटन है। सो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद करना होगा, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है कि ये बुक किसने लिखा है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी जाने को दे सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। From 1921 to 1949, Mao's sole objective was to free China from feudalism and colonial menace. Okay, so माओ के जो फर्स्ट स्टेज है, माओइज्म का जो फर्स्ट स्टेज है, माओ के जो करियर के फर्स्ट शुरुआती दौर है 1921 से 49 तक, माओ का मेन मोटो था कि चाइना को जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल मिनेंस है, जो फॉरेन पावर्स है, फ्यूडलिज्म है, जो सामंत तंत्र समाज है, उसको टोटली एबोलिश करना है और एक नया समाज बनाना है। सो यही था माओ का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, सो माओइज्म वाज पॉपुलर ड्यूरिंग 1960। तो एक माओइज्म का जो थॉट है वो अल्टीमेटली पॉपुलर हुआ 1960s के दौर पर जाकर। Some scholars says that Maoism also called a continuation of Leninism. Some scholars कहते हैं कि माओइज्म जो है वो एक लेनिनिज्म का कंटिन्यूएशन है। जो लेनिनिज्म है उसका ही एक कंटिन्यू रूप है माओइज्म, जो दूसरे प्रांत में हुआ। ओके, माओइज्म इज द कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ माओ व्हिच अप्लाइड इन चाइना। सो माओइज्म क्या है? एक कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन है, एक मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन है जो चाइना में अप्लाई हुई थी। सो माओइज्म पॉपुलर हुई थी 60s में, ये लेनिनिज्म का कंटिन्यूएशन था, और ये माओइज्म जो एक चीज है वो कम्युनिस्ट डॉक्ट्रिन है जो चाइना में अप्लाई हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। After 1921, Mao involved in revolutionary activities. Mao thought that human knowledge cannot be separated from practice; it is higher than knowledge. So after 1921, माओ जो थे 1921 के बाद देखे कि उनका चेंज हुआ। उन्होंने
1917 में जब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ तब बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की सिवाय चाइना को फ्रीडम नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। ओके, और माओ सोचते थे कि ह्यूमन नॉलेज जो हमारे जो ज्ञान है वो प्रैक्टिस से, जो एप्लीकेशन से भिन्न नहीं है। जो एप्लीकेशन है वो, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, जो एप्लीकेशन है वो नॉलेज से बहुत बढ़कर कुछ चीज है। सो नॉलेज से बढ़कर चीज है क्या, वो है प्रैक्टिस। ओके, सो नॉलेज और प्रैक्टिस दो एक साथ रिलेटेड है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है वो नॉलेज से भी ऊपर है। ओके, जब तक आप किसी चीज को अप्लाई ना करें उसका नॉलेज तब तक लिमिटेड है। नेक्स्ट, Mao main aim is to free party from the dogmatic thinking. He also observed that revolution is generally caused by the internal contradiction that exist in society. सो माओ चाहते थे उनका जो पार्टी होगा, चाइना का जो पार्टी होगा, वो पार्टी का डॉगमेटिक जो थिंकिंग वाले, थ्योरीज वाले थिंकिंग से अलग होगा, फ्री होगा, एक प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ पार्टी होगा। ओके, वो नहीं चाहते थे कि थ्योरेटिकल पार्टी में रह जाए मेरा पार्टी। ओके, सो माओ चाहते थे प्रैक्टिकल पार्टी। सो इसीलिए ही ऑल्सो ऑब्जर्व द रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन है, जो विप्लव है, वो जनरली कॉज बाय द इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इन द सोसाइटी। वो किस लिए होता है, जो हमारे समाज में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी वजह से, कि ये उसी के वजह से, उसी के लिए रिवोल्यूशन होता है। हमारे समाज में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है और उसी लिए रिवोल्यूशन होते हैं। हमारे समाज में अगर कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई विरोध ना हो, तो रिवोल्यूशन क्यों होगा। तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कॉन्ट्रडिक्शन है, उसी के लिए क्यों रिवोल्यूशन होते हैं। Next, these conflicts can be settled by country-wide agitation, which is revolution. वो सोचते हैं ये जो conflicts है, देश में जो problems है, उसको हम कैसे settle कर सकते हैं, कैसे solve कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन के द्वारा। रिवोल्यूशनरी एकमात्र उपाय है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस देश को मुक्त कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को मिटा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं माओ रिवोल्यूशन के बारे में क्या सोचता है। रिवोल्यूशन के बारे में उसका सोच क्या है माओ के, सो देखते हैं। फर्स्ट है, रिवोल्यूशन इज an insurrection, an act of violence by which one class overthrows other. This constitutes the central idea of Mao's revolutionary theory. So ये जो revolution है, ये जो विप्लव है, ये एक इंसरेक्शन है, एक विप्लवात्मक चीज है, ये एक वायलेंस है, एक हिंसा है, जहां पर क्या होते है, एक श्रेणी जो है दूसरे श्रेणी को फेंक देता है। ओके, और यहाँ यही है माओस का रिवोल्यूशन का मेन थ्योरी। माओ के अनुसार रिवोल्यूशन जो है एक बहुत हिंसात्मक चीज है, जहां पर एक समाज जो है वो दूसरे समाज को, दूसरे सोसाइटी को, दूसरे कल्चर्स को वो क्या करता है, फेंक देता है। एक विद्रोहात्मक है, मतलब बहुत विप्लवात्मक है, जहां पर एक समाज दूसरे सोसाइटी को या एक क्लास दूसरे क्लास को फेंक देता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माओ रिवोल्यूशन मस्ट बी वायलेंट। उनके अनुसार रिवोल्यूशन जो विप्लव होगा उसे वायलेंट होना ही चाहिए, बिकॉज द कैपिटलिस्ट विल नॉट एक्सेप्ट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ द प्रोलेटारिएट। क्योंकि जो प्रोलेटारिएट है उनके जो रीजनेबल डिमांड्स है उनको कभी कैपिटलिस्ट लोग नहीं मानेंगे। सो इसीलिए एक ही उपाय है, वायलेंस। वायलेंस के बिना बड़े लोग नहीं सोचेंगे हमारे बातें। ओके, next, the success of revolution is primarily depends upon well organized party structure. Party is the vanguard of the masses. So माओ के अनुसार ये जो रिवोल्यूशन जो है, विप्लव जो है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक पार्टी, एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये पार्टी जो है वो मासेस का वैनगार्ड है, जो मासेस को आगे ले जाती है, जो लोगों को उत्साहित करती है कि ऐसे विप्लव कीजिए, ऐसे आंदोलन कीजिए। ओके, सो पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है, Mao said that the contradiction or conflicts prepared the ground for revolution and it is the duty of leaders to inspire for revolution. माओ बताते हैं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे समाज में, जो विरोध है, जो आंदोलन है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो प्रिपेयर करते हैं एक रेवोल्यूशन का ग्राउंड, एक बेस बनाते हैं। और ये लीडर्स का उत्तरदायित्व है कि उस ग्राउंड के ऊपर
वो इंस्पायर करे लीडर्स को रिवोल्यूशन होने में, रिवोल्यूशन के लिए वो लोगों को उत्साहित करे। इन माओस क्लास स्ट्रगल प्रेजेंट मस्ट प्ले द लीडिंग रोल। माओ सोचते थे कि चाइना का जो समाज है वो एक कृषि समाज है, सो इसीलिए जो कृषि काज करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए माउस थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या क्या है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है मे 4th मूवमेंट जो चाइना में हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ सीपीसी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, सो ये पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो 1921 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है 1934 में लॉन्ग मार्च, बहुत सारे लोगों को लेकर माओ ने बहुत ज्यादा यात्रा किया था लोगों को समझाने के लिए चाइनीज रिवोल्यूशन के बारे में। सो 1934 में हुआ था। नेक्स्ट 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी वाज डिक्लेयर्ड बाय माओ पॉलिटिकली फ्री। 1949 में चाइना पॉलिटिकली फ्री हुआ और माओ ने उसको बता दिया कि पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, हम एक चाइना एक फ्री कंट्री के तौर पर उभर कर आए। नेक्स्ट 1956 में माओ गेव स्लोगन मे 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कॉन्टेस्ट। माओ चाहते थे बहुत सारे लोगों की चिंता में उद्भावन आए, जितने लोग सोचेंगे नए नए थिंकिंग्स होंगे, थ्योरीज आएंगे, इसलिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था 1956 में। सो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 1958 टू 61 ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट हुआ था 1965 में कल्चरल रिवोल्यूशन, वो कल्चरली फ्री करना चाहते जो डॉगमेटिक थिंकिंग है माओ चाइना के उससे। नेक्स्ट है सीपीसी वाज अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1921 में। माओ एक मेंबर थे सीपीसी के। माओ ने इसके अलावा एक फॉर्म किया था, पार्टी फॉर्मेशन किया था, उसका नाम था सोशलिस्ट यूथ लीग फॉर सीपीसी। फ्रॉम सीपीसी, सीपीसी से ही उन्होंने एक सोशलिस्ट यूथ लीग यंग लोगों के लिए बनाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज फिलोसफी और द रिवोल्यूशन लाइज इन द डिवीजन ऑफ 2 स्टेजेस। माओ चाहते थे जो चाइना का जो रिवोल्यूशन है कैसे चाइना स्वाधीन होगा और कैसे चाइना में पॉलिटिकली पावर आएगी। सो 2 उपाय है, एक तो है डेमोक्रेसी, दूसरा है सोशलिज्म। सो माओ ने सोचा पहले हम डेमोक्रेसी को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम सोशलिज्म को अचीव करेंगे। सो रिवोल्यूशन करके उन्होंने डेमोक्रेसी को अचीव किया और डेमोक्रेसी के थ्रू वो चाहते थे कि सोशलिज्म लाया जाए। ओके, नेक्स्ट the first being no longer democracy in general but democracy of Chinese type called new democracy। ये जो डेमोक्रेसी का टाइप था ये कोई नॉर्मल टाइप का डेमोक्रेसी नहीं था जो हमारे देश में या दूसरे देश में देखा जाता है, ये चाइनीज टाइप डेमोक्रेसी था, इसलिए इसको माओ ने न्यू डेमोक्रेसी के नाम दिया। ओके, न्यू डेमोक्रेसी क्या है? इट कैन बी अचीव थ्रू चाइनीज रिवोल्यूशन, ये सब विप्लव के आंदोलन के थ्रू ही आ सकता है, कोई पॉलिटिकली वोट देकर नहीं। Okay, the revolution of China will have 2 stages. First stage of the colonial, semi-colonial and semi-feudal society will be transformed into independent democracy. So पहले जो चाइना का जो सोसाइटी है कॉलोनियल रूल वाला, फ्यूडल रूल वाला, वो चेंज होकर वो आंदोलन कर उसे एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के तौर पर चाइना बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द एम ऑफ न्यू डेमोक्रेसी क्या है इसका। The establish alternative system of capitalism। हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, कैपिटलिज्म को एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बनाया जा रहा था टू एस्टेब्लिश न्यू फॉर्म ऑफ स्टेट पावर, यहाँ एक नया स्टेट पावर बनाया जा रहा था, एक नया स्टेट पावर का खोज किया जा रहा था। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश्ड न्यू इकोनॉमी, एक नया अर्थनीतिक व्यवस्था, नया राजनीतिक व्यवस्था, नया कल्चरल सोसाइटी, ये बनाने की कोशिश कर रहे थे माओ। So the new democracy will be transformed into socialism and socialist society। माओ चाहते थे कि पहले डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड हो और उसको ट्रांसफॉर्म करके एक सोशलिज्म लाया जाए और सोशलिज्म अल्टीमेटली सोशलिस्ट सोसाइटी में आ जाएगा। मतलब पहले न्यू डेमोक्रेसी लाए आंदोलन करके, उसके बाद वो सोशलिस्ट स्टेट होगा और अल्टीमेटली एक दिन वो सोशलिस्ट सोसाइटी के तौर पर उभर कर आए। नेक्स्ट, माओस मेन एम इज टू एस्टेब्लिश सोशलिज्म इन चाइना। उनका मेन मोटो था चाइना में सोशलिज्म लाना, डेमोक्रेसी लाना नहीं, डेमोक्रेसी स्टेप्स था सोशलिज्म पहुंचने के लिए। ओके, in 1956 new democracy was abolished in China and ultimately socialism was established in 1956। so चाइना में 1956 में अल्टीमेटली क्या हुआ,
जो न्यू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में पॉलिटिकली फ्री करके, उसे एबोलिश किया गया और सोशलिज्म अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हुआ 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कोटेशंस हैं। ऑल पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम द बैरल गन, बंदूक से आती है, ये माओ का जो स्पीच है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड इट। ओके, अब थोड़े से माओ के बारे में जान लेते हैं। सो माओ ने, मैंने बताया कि साउशान के एक ह्यूमन प्रोविंस में उन्होंने जन्म लिया था 1893 में। ओके, दिसंबर ऑफ 226। ओके, स्मॉल चाइनीज विलेज साउशान में ह्यूमन प्रोविंस में उन्होंने जन्म लिया था। ही वर्कड ऑन हिज फैमिली फार्म एंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन्होंने फार्म में काम किया अपनी छोटे उम्र में। एट 16 ही लेफ्ट होम एंड अटेंड स्कूल नियर बाय सिटी, उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। Okay, Mao became one of the first members of the new Chinese Communist Party in 1921, as well as the National Party in 1923. He was a very influenced member in both. So Mao first members में से थे जो Chinese Communist Party था, CPC, sorry, Communist Party of China जो CPC था, वहां पर, okay, वहां पर उन्होंने एक जो पहले मेंबर्स थे लोग जो एस्टेब्लिश किए थे, उनके वो मेंबर्स थे 1921 में। और जो नेशनलिस्ट पार्टी थे वहां पर भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। On 19 October 1, 1949, as a chairman of the Communist Central Committee and one of the most influential men in China, Mao announced the formation of People's Republic of China. He declared himself emperor. 1949 में क्या हुआ, चाइना से जो फॉरेन पावर से उन्हें हटाया गया और माओ ने एक नया रूल एस्टेब्लिश किया जिसे हम कहते हैं न्यू डेमोक्रेसी, और वहां का वो चेयरमैन थे। ओके, चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट सेंट्रल कमिटी। ओके, और डिक्लेयर, उन्होंने अपने आप को महान और सबसे ऊपर वाला पोस्ट दे दिया था। अल्टीमेटली माओ डाइड ऑन September 9, 1976 एट द एज ऑफ 81। अल्टीमेटली 81 के उम्र में वो डाइड हो गए। और माओ की जो थिंकिंग है वो कभी सफल नहीं हुई। अब देखिए कल्चरल रिवॉल्यूशन, कभी भी वो पहले नहीं, मतलब काम पे नहीं आया। सो माओइज्म एक फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज है, उनका लाइफ फुल कॉन्ट्राडिक्शन है। जहां पर माओ चाइना में कॉन्फ्यूशियनिज्म है, उसी तरफ चाइना में जो है माओइज्म है। अभी तो माओइज्म ही फॉलो होती है। माओइस्ट थिंकिंग इज वेरी पावरफुल इन चाइना। ओके, सो दैट्स द लेक्चर, थैंक यू।